हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें टॉपिक करवाने जा रहा हूँ अब साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय F.W. टेलर। बच्चों, F.W. टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके जी, तो चलिए बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की इसका मीनिंग क्या है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हर स्टेज पे, मैनेजमेंट के हर लेवल, हर स्टेज पे हमें साइंस को अप्लाई करना है, मतलब लॉजिक को अप्लाई करना है। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाइंग साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। मतलब अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के ज़रिए इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी आउटपुट को, एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, तो हमें साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक मेथड्स और ट्रेंड एम्प्लॉयज पर्सोनल करने पड़ेंगे साइंटिफिकली। ठीक है बच्चों, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि मैनेजर की विल एंड विश नहीं चलेगी, बाय साइंस, साइंस द्वारा लॉजिक से बात करेंगे हम। मीन्स डिसीजन शैल नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल एंड विश ऑफ द मैनेजर बट शैल बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी। पर वो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अकॉर्डिंग टू दिस principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on the scientific inquiry and not on intuition, experience, and hit and miss method. He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. बच्चों, साइंटिफिक प्रिंसिपल का जो है उसका पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब साइंस है, मतलब मैनेजमेंट में हम साइंस अप्लाई करेंगे, रूल ऑफ थंब नहीं। रूल ऑफ थंब का मैंने आपको पहले बताया, विल एंड विश ऑफ मैनेजर नहीं चलेगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर ने इंसिस्ट किया कि सारी जॉब जो परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे होगी, ना कि उसके इंट्यूशन पे, उसके एक्सपीरियंस से या उसके हिट एंड मिस मेथड से। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग। वो टेलर इंसिस्ट कर रहा है कि उनकी कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब, जो कि रूल ऑफ थंब में नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ का कोई लॉजिकल कंक्लूजन हम निकालेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। बच्चों, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करें, मस्ट वर्क इन हार्मोनी, एक साथ मेल मिलाप से काम करेंगे, विद द म्यूचुअल गिव एंड टेक, म्यूचुअल गिव एंड टेक होगा और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होगा। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स। जनरली कहते हैं दो ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर ग्रुप होता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है। एंड बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल ऑफ ईच अदर, एज वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन विद वर्क एंड मैनेजमेंट। दे आर अंडरपेड, वर्कर्स को हमेशा ये लगता है कि वो क्या है, अंडरपेड है और उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। और मैनेजमेंट हमेशा फील करती है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, कि वर्कर कोई काम नहीं करते। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट करता है कि दैट देयर इज़ ए नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेलर कह रहे हैं कि वो दोनों ग्रुप्स को अपना एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति चेंज करना है। He insists on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. They must develop positive thinking for each other and work with harmony and avoid discord. और कोई उसमें डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर इन वन डायरेक्शन, क्योंकि सबके ऑब्जेक्टिव एक ही हैं, एक ही डायरेक्शन में रादर होने भी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी ग्रुप गोल को अचीव किया जा सकेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बच्चों, इसमें है दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विद ईच अदर, विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन कॉपरेशन। द मैनेजमेंट मस्ट टेक in confidence before setting up the standards
for them because when standards are set up according to the consultation of workers। तो वो कह रहा है कि टेलर कह रहा है कि मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन करना है उसमें वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है और उनको कंसल्ट करना है। जब उनको कंसल्ट करके आप टारगेट या गोल अचीव करोगे, सेट करोगे, तो वो उसको अचीव करने में अपना बेस्ट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, नो डाउट। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। और वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसे डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है? प्रॉपर ट्रेनिंग और उनकी सिलेक्शन में। टेलर इंसिस्ट करता है कि ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। प्रॉपर केयर होनी चाहिए, रखनी चाहिए जब आपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। और सेलेक्ट करने के बाद उनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम देना है। एंड एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फॉर टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। दिस विल इंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनीज एंड वर्कर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक टेक्निक कौन सी है टेलर की? बच्चों साइंटिफिक टेक्निक में सबसे पहला आ रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा वर्क स्टडी, आगे ये इसके पार्ट हैं, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, और फोर्थ है डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम और मेंटल रेवोल्यूशन फिफ्थ। तो उस हिसाब से ये देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स होते हैं ये जो आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं अब। तो बच्चों फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कह रहा है? इन दिस टेक्निक टेलर सुजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, कि फैक्ट्री को आप 2 डिपार्टमेंट्स में बांट दो। ठीक है बच्चों, पहला डिपार्टमेंट कौन सा होगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट। और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और एक एक करके अब उनके अंडर कौन से बंदे हैं? वो हैं रूट क्लर्क, इंस्पेक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और सबके उनके नीचे कौन है? वर्कर। तो वर्कर को इन सब से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस बंदे से भी। ठीक है जी, सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, ये पर्सन भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसीलिए ये मैंने आपके लिए अभी करके दिया, पहले नहीं लिखे रखा ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से ये सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो कह रहा है कि क्योंकि वर्कर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्लानिंग करे, उसको सिर्फ आप प्रोडक्शन करने पे ध्यान दो, आउटपुट लेने में ध्यान दो। ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए आप अलग पर्सन रखो। अब एक एक करके बात करते हैं कि रूट क्लर्क क्या होता है। रूट क्लर्क का क्या काम होगा? अगर इसकी बात करें हम ए पॉइंट की, तो रूट क्लर्क क्या कहता है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप sequence of steps for performing जॉब्स। ठीक है, ये सीक्वेंस, रूट का मतलब ही सीक्वेंस है, रास्ता है, और वो सीक्वेंस बताएगा कि कौन सा काम किस तरीके से होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नाम से ही ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या होगा? वो वर्कर को इंस्ट्रक्शंस फॉलो देगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स। ठीक है बच्चों, और उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और बच्चों ये क्या करेगा? ये करेगा फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ठीक है बच्चों, और डिसिप्लिनरियन क्या करेगा? ये करेगा इंश्योर्स वर्क और जॉब शुड बी completed in
ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है बच्चों, चलो। और उसके बाद क्या होगा, गैंग बॉस क्या करेगा बच्चों, गैंग बॉस है वो अरेंज करेगा इक्विपमेंट, अरेंज इक्विपमेंट्स। तो दूसरी तरफ स्पीड बॉस क्या करेगा, ये टाइमली कंप्लीशन इंश्योर करेगा कि काम टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी। और रिपेयर बॉस का मतलब है प्रॉपर वर्किंग ऑफ मशीन्स और इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक इंश्योर करेगा कि क्वालिटी जो एक्सपेक्टेड है उस आउटपुट के लिए वो उतनी क्वालिटी वाला काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा इसकी जो टेक्निक है उसके बारे में, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइजेशन एम्फेसिस शैल बी ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, हर लेवल पे या हर ऑपरेशन में हर स्टेज पे स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो किया जाएगा, बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स। और ये स्टैंडर्ड कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ टूल्स से, इक्विपमेंट से, मशीन के यूज से। मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। Standardization doesn't mean only quality standard, but it refers to setting up of standard for size, type, weight, measures and quality of product. ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। Simplification. So emphasis on elimination of unnecessary diversity of product, size and type. As more varieties mean more inventory, ठीक है, more type of machinery, more labor cost etc. So by simplifying the task देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज ऑफ मशीन। हम लेबर की, इन्वेंट्री मेंटेनेंस एक्सेट्रा सबकी इकोनॉमी हो सकती है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों ये देखा जाए तो एक ही टेक्निक है लेकिन उसके दो पार्ट्स है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हर का एक स्टैंडर्ड होगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा काम करने का, और वो पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ टूल से लेके फाइनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तक। सारा हम वही फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड्स, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि काम को कम्बरसम या मुश्किल या लेंथी करने की बजाय हम जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ईजी है। नंबर ऑफ वैरायटीज़ बनाने की बजाय अगर मिनिमम वैरायटीज़ हम रखें तो वो हमें ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखनी पड़ेगी और वो कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है जी, ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब हम बात करते हैं वर्क स्टडी की। तो वर्क स्टडी इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, and getting best contribution for every factor. It includes fatigue study. This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest intervals, the duration of rest intervals, the number of rest intervals. So actually a person get tired. मतलब यहाँ पे तीन तरीके की फटीग स्टडी होगी। वो कौन सी, एक तो वो फ्रीक्वेंसी, कितनी देर के लिए ड्यूरेशन, कितनी लंबी होनी चाहिए वो रेस्ट, कितनी देर के लिए देनी है और कितनी बार उसको ब्रेक देनी है, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम। और ये ड्यूरेशन का मतलब 15 मिनट्स है या 30 मिनट्स है, कितनी टाइम की ब्रेक देनी है। और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ का फ्रीक्वेंसी मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम के बाद उसको ये ब्रेक चाहिए। ठीक है जी। तो ये स्टडी हमें करनी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति काम करता है तो परफॉर्मिंग जॉब करता है तो लॉन्ग टाइम के लिए काम करता है वो, तो देयर इज ऑलवेज नीड टू रेस्ट इंटरवल, उसको रेस्ट चाहिए। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुडंट बी डिसाइडेड बाय द विश एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। अगेन वो विश एंड विल ऑफ मैनेजर नहीं चलेगी, बट टू बी गिवन अ स्पेसिफिक साइंटिफिक अप्रोच, बट एक साइंटिफिक अप्रोच देनी पड़ेगी आपको। अ स्टडी इज टू बी कंडक्टेड टू ऑब्जर्व an average worker that when he get tired and when he deserve a break, कब वो टायर्ड हो जाता है और कब उसको ब्रेक की ज़रूरत है, वो साइंटिफिक स्टडी की जाएगी जिसको हम फटीग स्टडी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं मेथड स्टडी की तरफ। सो दिस टेक्निक ऑफ मेथड स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द
बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, ये तो बहुत सिंपल है कि कौन सा तरीका काम करने का सबसे बढ़िया होगा, हम उसको फॉलो करेंगे। विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम, जो प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमम रखे और मैक्सिमम आउटपुट को रखे, या रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। टेलर सजेस्ट करते हैं कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जो shouldn't be decided by rule of thumb method, but all the methods should be tried in the organization which brings maximum benefit with minimum cost must be selected. Understood है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम स्टडी की। टाइम स्टडी एक वो टेक्निक है जो कंडक्ट की जाती है कि डिटर्मिन करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी क्या है, कि मतलब टाइम कितना लगना चाहिए काम को, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए काम को जॉब करने को परफॉर्म करने के लिए, और सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, टारगेट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए क्या टारगेट होगा, एंड डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, किस तरीके के वर्कर्स चाहिए और कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए। कैटेगराइज द वर्कर, मतलब एफिशिएंट या इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग करने के लिए ये ज़रूरी है, पता ही नहीं चलेगा कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है यदि हमने टाइम स्टडी नहीं की तो। Taylor suggested that time required to perform the job shouldn't be decided by intuition, but time study must be conducted to determine standard time scientifically. ये scientifically study करने के लिए ही time study की जाती है, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है और कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं मोशन स्टडी। बच्चों मोशन स्टडी क्या कह रहा है, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ द मोशन स्टडी इज कंडक्टेड, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोशन स्टडी क्या है, टू डिटर्मिन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब्स, उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करना है जब वो काम कर रहे हैं, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, कौन सी उनकी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं कौन सी अनप्रोडक्टिव हैं, फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, ठीक है जी, और जो वेस्टफुल या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उनको खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दी जाए। टू डिज़ाइन सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स, और इक्विपमेंट्स या टूल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स लीस्ट हों। टू कंडक्ट मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट्स ही इज डूइंग which are productive and which are unproductive, means which can be avoided or increase efficiency, और जो वो मूवमेंट्स को हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, और अनप्रोडक्टिव उन मूवमेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वो वर्क स्टडी वाले सारे हो गए, अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो द टेक्निक एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस ऑन for efficient and inefficient employees. The technique of differential wage rate system insist on, वो क्या कह रहा है कि paying different rate of wage to efficient and inefficient employees, extra wages paid to efficient employees and motivate them, and inefficient worker get motivation also, उसको भी मोटिवेशन मिलेगा, एंड दे आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हायर आउटपुट। बच्चों वो इसमें वो कह रहा है कि डिफरेंशियल वेज सिस्टम देना, मतलब अलग अलग वेज रेट रखो, एक वेज रेट ना रखो, जो वर्कर अच्छा काम करता है उसको ज़्यादा वेजेस दो, और इसी से ही इस डिफरेंशियल रेट से ही आपको पता चलेगा कि आपके पास ज़्यादा वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। और जब वो एक्स्ट्रा वेजेस लेके जाएगा एफिशिएंट एम्प्लॉय, जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं वो भी मोटिवेट होंगे इससे और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने में कोशिश करेंगे, अपनी पूरी जी जान लगा देंगे उसको अचीव करने में, ठीक है बच्चों। सो दिस टेक्निक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एफिशिएंटली, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेंटल रेवोल्यूशन की तरफ। मेंटल रेवोल्यूशन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, चेंज द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ruling out feeling of suspicion and produce from the mind of workers and management to adopt systematic thinking, ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों को अपने दोनों ग्रुप, जो मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप है, उनको अपना एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड चेंज करना है, कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ, और ये मतलब क्या कहते हैं प्रोड्यूस, और उसकी सस्पिशन की कोई हालत या सिचुएशन नहीं रखनी, फीलिंग नहीं रखनी माइंड में। सस्पिशन को होना कि शक करना, और प्रोड्यूस का मतलब कि पहले ही उसके बारे में कोई आपने फैसला करके रखा हुआ कि दे आर गुड फॉर नथिंग, ऐसी कोई भावना अपने मन में नहीं लानी, तभी वर्कर्स
और मैनेजमेंट एक साथ सिस्टमेटिकली काम कर सकेंगे। इन दिस टेक्निक स्ट्रेस्ड दैट, ये टेक्निक क्या स्ट्रेस करती है, देयर इज अ नीड टू चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रास्टिकली। ही रेफर टू चेंज एज अ रेवोल्यूशन ऑफ माइंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन फॉर ईच अदर। और दोनों ग्रुप्स को पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है और फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन को लेके आना है एक दूसरे के लिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएगी और आउटपुट और एफिशिएंसी बढ़ पाएगी। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। बच्चों आप इस मेरी सारी थ्योरी वाली जो वीडियोज़ हैं मैनेजमेंट वाली, उसको देख के आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल चॉइस ऑफ वर्ड्स लिए हैं और बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट लिखा है ताकि आपको याद करने में और समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ विशिंग यू गुड लक।